पहले ही बता रहा हूँ, ये वीडियो बस मनोरंजन के लिए है। इसमें किसी भी पात्र या हीरो हीरोइन को पर्सनली कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और ये थोड़ा मैच्योर टाइप का वीडियो है, इसलिए बच्चे तो इससे दूर ही रहें। अगर फैमिली के साथ बैठकर देख रहे हो तो जल्दी से अपनी कान में हेडफोन डालो और जल्दी से कोई कोना पकड़ लो, ठीक है? चलो बहुत हो गया, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस गधे से मिलो, ये एक नंबर का चोर है और इसका नाम बल्लू है और ये अपने मालिक की हवेली में रहता है, जो अभी अभी जेल से छूट कर आया है और अपने मालिक को विश्वास दिलाता है कि वो अच्छा बन जाएगा और अच्छे काम करेगा। लेकिन क्या वो अच्छे काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपना रंजीत भाई लड़कियों की इज्जत पर हाथ साफ करने और दूसरों के धन को अपनी पोटली में डालने को हमेशा तैयार रहता है। उस हवेली के मालिक का एक बेटा था, तो वो मालिक बल्लू के साथ अपने बेटे को लेकर शिकार खेलने जंगल में जाता है। शिकार खेलना तो एक बहाना है, बल्कि मालिक अपने बेटे को उस खजाने के बारे में बताता है जो उन्होंने काफी समय से इकट्ठा किया है और मालिक चाहता है कि इस खजाने से अच्छे काम किए जाएं, मतलब एक बड़ा सा मंदिर बनाया जाए। वाह, यहाँ पर भी मंदिर का मामला है। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये साला मालिक इतने सारे खजाने को जंगल में छुपाया हुआ है, वो भी बजरंगबली के चरणों में। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर ना तो कोई खंबे हैं और ना ही दूर दूर तक ट्रांसफार्मर का नामो निशान है, तो ये बिना बिजली ऑटोमेटिक ओपन कैसे हो रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। बल्लू उस खजाने का राज जान लेता है और जिसका नक्शा एक अंगूठी में कैद है, लेकिन बल्लू इस बात को नहीं जानता कि वो खजाना बजरंगबली के चरणों में है, इसलिए वो अंगूठी के चक्कर में मालिक और उसके बेटे को टपका डालता है। अब बताओ यार, ये मालिक भी बड़ा बेशर्म है साला, जब इसको पता है कि वो चोर है लेकिन फिर भी वो उसको साथ लेकर आएगा। इतनी बड़ी हवेली का मालिक होने के बावजूद भी उसके पास नौकरों की कमी नहीं है, बल्कि वो तो एक नंबर का धर्मात्मा है। उसकी नजरों में हर किसी को सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि एक बार मुझे सांप ने डसने की कोशिश की थी और किस्मत से मैं बच गया, लेकिन मेरी गांड मस्ती तो कुछ अलग ही लेवल की है। मैं फिर से उस सांप के पास जाऊंगा और मुझे पक्का यकीन है कि वो सांप मुझसे दोस्ती करेगा और मुझे नहीं डसेगा, जबकि मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आएगी कि वो सांप है और अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आएगा। ठीक वैसे ही ये चोर अपनी चोरी करने की आदत से बाज थोड़ी ना आएगा, लेकिन इस बेवकूफ मालिक को समझाए कौन? इसलिए बोलता हूँ, थोड़ी चालाकी भी जरूरी है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अगर तुम्हारी गांड में किसी अलग ही लेवल का कीड़ा चल रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिक और उसका बेटा तो चल बसे, अब बची है वो बुढ़िया जो बल्लू के बेटे को अपने पास रखती है और उसको अपने बेटे की तरह पालती है। क्यों? क्योंकि वो उसके घर में ही रहते थे और बल्लू ने अपनी ही बीवी को धोखे से खल्लास कर डाला और जेल में चला गया। अब तो बल्लू उस अंगूठी के पीछे पागल है, उसे किसी भी तरह से खजाने के नक्शे वाली अंगूठी चाहिए। और जो बल्लू का बेटा था वो बुढ़िया के पास था, वो अब बड़ा हो गया है और वो भी काफी धर्मात्मा है और अच्छे काम करने में विश्वास रखता है। वो गांव वालों की मदद करता है, इसी से इम्प्रेस होकर गांव की एक लड़की उस पर लाइन मारने की कोशिश करती है और वो लाइन भी किस तरह मारती है? वाह, बहुत ही बढ़िया तरीका है लड़का पटाने का। मेरी मानो तो मिथुन दादा को उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर देना चाहिए, लेकिन इसकी बात मानेगा कौन? क्योंकि देश का कानून तो बस लड़कियों के लिए है और उल्टा मिथुन दादा की गांड पर 4 लात लग जाएंगी। खैर, वो लड़की मिथुन दादा से अपनी लुटिया डुबवाने को तैयार होती है, लेकिन अपना मिथुन दादा तो एक नंबर का गधा है। वो समझ ही नहीं पाता कि लड़की उसको क्या बोल रही है। अरे ये छोड़ो, वो तो बजरंगबली का भक्त है, वो किसी भी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करेगा, चाहे वो इस तरह की भी आवाज निकालती हो। मिथुन दादा तो उसको रिजेक्ट करके चल देते हैं, लेकिन वहां पर अपना यार दोस्त कालू टपक आता है और वो लड़की को बताता भी है कि ना तो वो बजरंगबली का भक्त है और ना ही वो कोई पूजा पाठ करता है। वो तो एक नंबर का नास्तिक है, बिल्कुल मेरी तरह, और वो बिल्कुल सही कैंडिडेट है उसकी शर्तों को पूरा करने के लिए। लेकिन लड़की भी लाइक, अरे यार, इन लड़कियों का भी समझ में नहीं आता, इनका भी पता नहीं ये क्या क्या करती रहती हैं। इनका काम तो कुछ ऐसा है जैसे शेर को घास खिलाना और हिरण को मांस देकर बोलना, जा बेटे पार्टी कर। लेकिन स्टोरी राइटर किसी गरीब का भला थोड़ी ना होने देंगे। वो जल्दी से मिथुन दादा को वहां पर टपका देते हैं और बेचारे कालू को पिटवा देते हैं, जबकि अपने कालू की स्ट्रेंथ मिथुन दादा को आसानी से डिफीट कर देने की थी। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब राइटर ने मिथुन दादा को प्लॉट आर्मर जो पहना रखा है, अब देखो इसमें कोई हेट फैलाने वाली बात नहीं है,
क्योंकि सोच कर ही देखो लड़की मिथुन दादा से क्या बोल रही थी, और अपना कालू भी तो वही कर रहा था। क्या हो गया अगर वो बजरंगबली का भक्त नहीं है तो? खैर छोड़ो, अपने बल्लू चोर के आदमी गैर कानूनी काम करने के लिए गांव को खाली करवाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनके बीच में एक ईमानदार ऑफिसर आ रहा था जो कि अपनी बेटी के साथ उसी गांव में रहा करता था। हालांकि गुंडे भाई लोग उसके पास रिश्वत देकर बीच का रास्ता निकालने जाते तो हैं, लेकिन वो बेवकूफ गुंडों के साथ ही हाथापाई कर देता है। अब उसको अपनी जवान बेटी नहीं दिख रही है, उसके मन में ये भी ख्याल नहीं आ रहा है कि उसको इसकी शादी भी करनी है, और शादी में काफी सारे पैसे भी लगते हैं जो कि उसकी नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएगी। अब तुम ही सोच कर देखो, गुंडे बदमाश लोग किस लिए बदनाम है? इज्जत लूटने और गैर कानूनी काम करने के लिए ही ना। अब पुलिस ऑफिसर तो घर में अकेला था और वो सब लोग झुंड में आए थे। वो आसानी से ऑफिसर को पकड़कर उसकी बेटी का काम तमाम कर सकते थे, लेकिन वो काफी शरीफ हैं। शरीफ नहीं बोलूंगा, बल्कि उस बुड्ढे की स्ट्रेंथ पर तंज कसूंगा, क्योंकि इतने सारे जवान लड़कों पर एक बुढ़ा ऑफिसर भारी पड़ गया। वाह, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लगता है राइटर लॉजिकल की माँ बहन करके गांजा फूक रहा है। अब गुंडे भाई लोग गांव को खाली करवा के अपना गैर कानूनी काम करना चाहते हैं। इसके लिए वो सभी घर को खाली करवाना चाहते हैं, और इसमें उस बुढ़िया की हवेली भी आ गई है जो कि गिरवी पड़ी हुई थी। अब उस हवेली को बचाने के लिए बुढ़िया सारे जेवर बेच देती है, साथ में उस अंगूठी को भी। और जब मिथुन दादा पैसों का जुगाड़ करने के लिए जेवर बेचने जाता है तो कालू अपना बदला लेने के लिए उसको बेहोश करता है और सारे जेवर लूट लेता है और गुंडे भाई को दे देता है जो कि बल्लू चोर के आदमी थे, लेकिन वो अंगूठी नहीं देता और उसे जुए में हार जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब इन लोगों को पता है कि इनको शहर जाकर लंबा सफर करना है तो ये साथ में पानी भी तो रख सकते थे ना। चलो छोड़ो, मिथुन दादा तो अभी बच्चा है, उसको दुनियादारी की इतनी ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन साथ में ये बुढ़ा भी तो था। इसके दिमाग में नहीं आया कि साथ में पानी भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा दिमाग तो घास चरने गया है। अब मिथुन दादा के ऊपर गड़बड़ हो गई, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया, और जो उसकी माँ है, मतलब जिसने उसको पाला है, वो उसको चोर समझ के उसको दुत्कार देती है और ऑफिसर के घर में उसकी बहन बनकर रहने लगती है। और जो उनकी पारंपरिक हवेली थी जिसको बुढ़िया मंदिर की तरह पूछती थी, उस पर उसमें अपना गुंडा भाई क्या करता है? वो उसकी इज्जत करता है। अजी घंटा वो हवेली में मुजरा करवाता है और अपना टाइम पास करता है। हाँ, ये हुई ना किसी गुंडे भाई वाली बात। यार, इन लोगों का भी समझ में नहीं आता, ये किसी भी चीज को आस्था में जोड़ देते हैं और उसके लिए अपने मन में श्रद्धा रखते हैं, जबकि उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि एक झोपड़ी को तोड़कर उसकी जगह पर एक बढ़िया आलीशान बंगला बनाया जा सकता है जो उनको पैसे भी कमा के दे सकता है। अब वो खुद नहीं रह सकते तो बंगले को किराए पर दे सकते हैं जो महीने में अच्छी तनख्वाह जनरेट करेगा, लेकिन इनको समझाए कौन? यहाँ मुजरे में एक बात नोटिस करो, जवान लोगों का तो ठीक है, लेकिन इस बुढ़े को कौन सी तकलीफ है? ये बुढ़ा जिस समुद्र में गोते मारने की सोच रहा है, क्या ये उसमें तैर भी पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अब जरा एक नजर अपनी मोहतरमा पर भी डालो जिसके घर को कालू खाली करवाने के लिए आया हुआ था, तो वो क्या बोलती है? वाह, मैं तो इसको देखकर डर गया, लेकिन एक सेकंड, वो क्या है? यार, अभी तो ये मोहतरमा बोल रही थी जान ले लूंगी, कत्ल कर दूंगी, अब ये भीगी बिल्ली बनकर क्यों खड़ी है? और इसके चक्कर में मिथुन दादा को लड़ाई झगड़ा करना पड़ा और वो जेल में चला गया। देख रहे हो, लड़की का चक्कर बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए लड़की से दूर ही रहो। अब जेल में मिथुन दादा एक बूढ़े बदमाश पर एहसान कर देता है, तो वो बदमाश उसको इनाम के तौर पर 50,000 देने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर तो मिथुन दादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब अपनी हवेली को छुड़वा सकता है। लेकिन नहीं, उसकी तो अलग ही गांड मस्ती है। वो एक ईमानदार है और भीख में पैसे नहीं लेगा, वो बदले में उनका कुछ काम करेगा। तो गुंडे बदमाश लोग उसको चक्करधारी को पकड़ने का काम सौंप देते हैं। अब ये चक्करधारी कौन है? अरे सब्र करो, बताता हूँ। देखो, चक्करधारी एक छोटा मोटा बदमाश है, वो चोरी करता है और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे लूट लेता है। हालांकि वो ज्यादा मारपीट तो करता नहीं है, लेकिन जब बात सिर से ऊपर चली जाए
तो वो थोड़ा बहुत नमूना दिखा भी देता है। अब इसी चक्रधारी ने कालू के साथ जुआ खेलकर वो अंगूठी जीत ली थी जिसके अंदर खजाने का नक्शा था, और इसीलिए ही गुंडे भाई को चक्रधारी जिंदा चाहिए। मिथुन दादा चल पड़ता है चक्रधारी को पकड़ने के लिए, लेकिन चक्रधारी इतना मोटा है कि उसकी मर्जी के बगैर मिथुन दादा उसको हिला तक नहीं सकता। तो मिथुन दादा उसके सामने सरेंडर कर देता है और उसको अपनी दुख भरी कहानी बता देता है। तो चक्रधारी के मन में प्यार जाग जाता है मिथुन दादा के लिए और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मिथुन दादा उसको पकड़कर गुंडे भाई के पास ले जाते हैं और पैसे लेकर आते हैं और साथ में चक्रधारी को भी बचा लेते हैं, लेकिन वो पैसे गलती से नदी में गिर जाते हैं। लेकिन वो उस पैसे को ढूंढेंगे नहीं, बल्कि अपना 100 IQ वाला दिमाग लगाकर फिर से गुंडे भाई के पास जाएंगे और 50,000 मांगेंगे। लेकिन गुंडे भाई चूतिए हैं क्या वो उसकी बात नहीं समझेंगे कि वो उनको मिलकर बावली गांड बना रहे हैं। लेकिन अब की बार 50,000 तो नहीं मिलते, बल्कि उसके बदले में उन दोनों को 3-3 इंच की गोलियां जरूर मिलेंगी। लेकिन अपना ऑफिसर पता नहीं कहां से टपकता है साला, और वो उन बेवकूफों को बचा लेता है। अब देखो, गुंडे उन लोगों को मारने वाले थे, लेकिन वहां पर पुलिस आ गई। लेकिन इतने सारे साथियों में से किसी के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया कि ये दोनों हमारे दुश्मन हैं, तो एक आधी गोली इनको भी मार दें। लेकिन नहीं, वो तो इन दोनों को जिंदा छोड़ेंगे ताकि वो लोग लास्ट में इन लोगों की जी मार लें। और ये पुलिस वाला भी एक नंबर का चूतिया है। जब इसने देख लिया कि ये दोनों गुंडे के पास थे, तो वो उनसे पूछताछ नहीं करेगा। अरे पूछताछ तो छोड़ो, वो तो इनको आजाद कर देता है कि जाओ बेटे ऐश करो। अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो चक्रधारी के मन में प्लान आता है, एक गैर कानूनी काम करने वाला कबीला जो कि गुंडे भाई के साथ एक डील करने वाला है बंदूकों की। इसलिए चक्रधारी मिथुन दादा के साथ जाता है उन पैसों को चुराने के लिए, और वो इसमें कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन चक्रधारी कबीले की राजकुमारी को पसंद आ जाता है और वो राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ जाती है शादी करने के लिए। हालांकि जुगाड़ लगाकर चक्रधारी वहां से निकल तो जाता है, लेकिन वहां पर एक झोल हो जाता है, वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। पैसे लेकर मिथुन दादा अपनी माँ के पास जाता है और उनका दिल जीत लेता है और अपनी हवेली को भी छुड़वा लेता है। एक बात मैंने नोटिस करी, जब तक मिथुन दादा उसको ये नहीं बताता कि वो बुढ़िया के पास 50,000 रुपये लेकर आया है और वो हवेली छुड़वाने के लिए हैं, तब तक बुढ़िया उसकी तरफ देखती तक नहीं। और जब मिथुन दादा इस बात का भांडा फोड़ता है कि उसके पास 50,000 रुपये हैं, तो बुढ़िया देख रहे हो उसको गले लगा लेती है और अपना बेटा फिर से उसको बना लेती है। हाँ, तो अब हमने क्या सीखा? अपना हो या पराया हो, पैसा सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सारे रिश्ते तुम्हारे कदमों में हैं, और अगर तुम्हारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है तो तुम्हारी हालत गली के कुत्ते से भी गई गुजरी है। अब कहानी का जो मेन विलेन है यानी कि अपना बल्लू, वो जेल से निकल चुका है और वो आते ही बुढ़िया को किडनैप कर लेता है और एक मैसेज छोड़ देता है कि अगर मिथुन दादा को अपनी माँ चाहिए तो वो चक्रधारी को उसके पास ले जाए ताकि उसको अंगूठी मिल सके। लेकिन चक्रधारी के पास तो अंगूठी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अंगूठी एक बंदर ने चोरी कर ली थी, जो कि स्टार्टिंग में उस जंगल में भी हनुमान मूर्ति के पास बैठा हुआ था। अब चक्रधारी प्लान बनाता है और उनके अड्डे पर चला जाता है। वहां पर जाकर वो गुंडे भाई की गैंग को बावली गांड बना देता है, ये बोलकर कि उन लोगों से कुत्ते की तरह काम करवाया जाता है और फायदा होता है उनके लीडर का। जबकि अगर उनका कोई डाकू यूनियन होता तो वो इसके लिए आवाज उठाते। अब वो सभी बेवकूफ उसकी बातों में आ जाते हैं और अपने दिमाग को कचरे में डाल देते हैं और ये भी नहीं सोच पाते कि डाकू यूनियन जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब तो गैर कानूनी काम करते हैं और यूनियन वगैरह कानूनी दायरे के अंदर आता है। अब तो वहां पर जबरदस्त फाइट होती है। मिथुन दादा गुंडों को पीट देता है, जबकि उनकी गैंग खड़ी खड़ी देखती रहती है, क्योंकि वो तो एक नंबर की चूतिया है और अपनी मांग पूरी करवाने के लिए अड़ी हुई है। इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों बुढ़िया को बचा लेते हैं और जो बंदर अंगूठी चोरी करके ले गया था वो अंगूठी बुढ़िया को दे देता है। लेकिन बल्लू बदमाश उस अंगूठी को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है और मिथुन दादा उसके पीछे पड़ जाता है और जो डाकू यूनियन बनाई हुई थी उसको थोड़ा होश आता है और वो भी उनको रोकने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तुम क्या सोचते हो ये लोग अब समझदार हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये अभी भी बावली गांड के चूतिया हैं, क्योंकि फाइट हो रही है माखन गुंडे और ऑफिसर की और ये लोग बंदूक को हवा में लहरा रहे हैं कि लो भाई हम तो बदमाश हैं, घोड़े पर आए हैं
हैं। अबे सालो, तुम में से 2-3 भी फायर कर दें तो इन लोगों का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन नहीं, अपनी गांड मस्ती तो ऑन टॉप है। बल्लू बदमाश जंगल में जाकर सारा खजाना लूट लेता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि बल्लू बदमाश ने तो बस ये सुना था कि खजाने का नक्शा उस अंगूठी में है, जबकि उसने ये नहीं देखा था कि वो लॉक खुलता कैसे है। क्या ये सब भी उस अंगूठी में ही लिखा था? मैंने अच्छे से चेक किया है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उसमें तो बस एक नक्शा था। और तुम्हें क्या लगता है वो जो खजाना है वो असली का है? अरे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो नाटक कंपनी में वो कलाकार पहनते हैं ना, वो पेंट किया हुआ चमकीला सा आभूषण, ये वही था। और अगर तुम्हें अपनी आंखों से यकीन नहीं हो रहा है तो तुम खुद ही देख सकते हो। और इस साले बदमाश की हरकतों को देखो, गोली लगने के बाद भी ये खजाने के पीछे ही पड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर तुमने खजाना उठा भी लिया तो उसको लेकर कैसे जाएगा? खुद का खून बहने से रोकेगा या फिर उस खजाने को संभालेगा? और यहाँ पर एक बात और है, इस बदमाश की गैंड मस्ती भी पता नहीं कहाँ से आई है। ये साला गांजा फूंक कर आया है क्या? ये बताओ, इसके पास जब अंगूठी आ गई तो ये वहाँ से भाग भी सकता था। अब तो उसके पास नक्शा है, वो कभी भी आकर खजाना निकाल सकता था। लेकिन नहीं, हमारे अंदर तो कीड़ा है ना, और जब वो उछलता है तो नुकसान ही होता है। वो इंतजार ना करके उसी समय खजाना लूटने के लिए जाता है और मिथुन दादा के हाथों गोली खाता है। बहुत हो गई बकवास, इनको ट्रोल करते करते मेरे दिमाग का भांग धतूरा हो गया है। इसलिए मैं तो जा रहा हूँ वीडियो को एंड करके एक गिलास ठंडा पानी पीने के लिए, ताकि मेरा दिमाग ठंडा हो जाए। अब ये वीडियो कैसी लगी वो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो में ऐसा क्या था जो करने पर पूरी कहानी ही बदल सकती थी। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।